जैसे कि अभी नॉर्मल कोड ऑफ आपने देखा है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, जाना है। इसके बाद में हमने समय के बारे में जानेंगे। देखिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, जिनका जन्म 1925 में तमिलनाडु राज्य में हुआ। तो इनका जन्म हुआ तो भारत में हरित क्रांति का जनक रहता है। ये मुख्य पादप प्रजनक थे। पादप अभियान जिसको बोल सकते हैं। इनका जो मुख्य कार्य जिन्होंने किया वो था मैक्सिको से गेहूं के बीज लाकर पंजाब की किस्मों से मिश्रित किया साथ ही मुख्य कार्य जो था भारत को 25 वर्ष से पहले फसलों में आत्मनिर्भर है। देखिएगा एक बार फिर इसको मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। जो डॉक्टर नॉर्मन बोर्लॉग थे ये अमेरिका वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोर्लॉग के नाम से जाना जाता है। अमेरिका वैज्ञानिक है और बोले गेहूं के जनक इन्हें कहा जाता है। साथ ही इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। साथ ही विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं प्राप्त हुए कृषि में। तो इसी प्रकार इन्हें विश्व के हरित क्रांति का महानायक अगर कहा जाए तो कोई विशेष बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो कृषि के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है, जो इन्होंने जो कृषि में नए क्षेत्र नए आयाम जो स्थापित किए हैं वो एक अपने आप में एक परिकल्पना से भी बढ़ गई। इसी के साथ जो पूर्ण रूप से जो भारत में इसका सहयोग जो इन्होंने दिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने पूर्ण रूप से एक नई दिशा भारतीय कृषि को आधुनिक कृषि के रूप में बदलाव ला कर दिया। क्योंकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से कहा जाता है, इनका जन्म जो 1925 में तमिलनाडु राज्य में हुआ है। साथ ही मुख्य पादप अभियान की थी। ये शुरुआत में जब अपनी सेवा जो दी उन्होंने मैक्सिको में दी थी, तो उस दौरान क्या था कि मैक्सिको से उन्होंने गेहूं के जो बीज लाए थे, उसके बाद में जो गेहूं के पंजाब में बीज जो उगाए जाते हैं उनके साथ उनको मिश्रित करने
विशेष रूप से आत्मनिर्भर उनको बनाया। इस प्रकार जो भारतीय कृषि में जो इन दोनों वैज्ञानिकों का जो महान जो योगदान है उसे भारतीय कृषि के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो रूप से इन्हें भारतीय कृषि का महानायक कहा जाता है, एक नया रूप प्रारूप भारतीय कृषि को नई दिशा जो उन्होंने दी वो काफी काबिल तारीफ थी। इसलिए इन दोनों को नाम जो दिया जाता है बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति में के रूप में भारतीय कृषि के अंदर लिया जाता है। इसी के दौरान जब भारतीय कृषि की जब ये प्रतिबद्धता घटती गई, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता गया, एक हरित क्रांति का एक नया अध्याय लिखाया गया 1966 में, उसी दौरान धीरे धीरे और भी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्र में इनका बढ़ावा मिलने लग गया। उसी दिनों में कुछ दिनों बाद में पशुपालन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रांतियां चलाई गई। जैसे कि क्रांतियों के बारे में बताते हैं आपको। वो जो क्रांतियां थी मुख्य रूप से जैसे श्वेत क्रांति, इसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानी जाती है। श्वेत क्रांति जो संबंधित है ये मुख्यतः दुग्ध क्रांति से संबंधित है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जैसे हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा तो उसी प्रकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, दूध के बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति का प्रकार जो नया आया उसे नया आयाम दिया उसे बोलते हैं श्वेत क्रांति, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को जो लाने का जो श्रेय है वो उनके श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार से कई आयाम स्थापित करने के लिए एक अभियान चलाया गया और उस अभियान का जो नाम था वो था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है किसी क्षेत्र में मतलब उन्नति करना। वैसे तो इंग्लिश वर्ड इसको फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। तो जिस प्रकार दूध की उत्पत्ति उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आयाम को चलाए गए, ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य जो कार्य था वो ये था कि जैसे कि शुरुआती जो कार्य हुआ पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन के लिए, तो विभिन्न प्रकार से कुछ महानगरों में धीरे धीरे योजना को चलाया गया। शुरुआत में 4 महानगर में इसको इस्तेमाल किया, जैसे दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र, नागपुर, ऐसे बड़े बड़े महानगरों में इसको चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड जो राजस्थान में आया था ये तीसरे चरण में था। वो कितने इसके 3 चरण में थे। जो राजस्थान में जो चरण था वो तीसरा चरण था। राजस्थान का जो नंबर जो था राजस्थान में तीसरे चरण के रूप में ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रांतियां चलाई गई, जैसे कि श्वेत क्रांति हुई, उसके बाद में जैसे सिल्वर क्रांति, जिसको रजत क्रांति भी बोलते हैं, या गोल क्रांति, ये जो है सिल्वर जो रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, परवनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, तो ये इस प्रकार करते थे एक विशेष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार से अभियान, एक योजना, एक क्रांति जो क्षेत्रों में चलाए। तो मुख्य से एक उसके उत्पादन को प्रभाव से बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई गई। इसकी
दे सकते हैं आप सभी लोग। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए कृषि की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि की शाखाएं। कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन से इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मुख्य रूप से पहली इसकी शाखा है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान से एग्रोनॉमी बोला जाता है। इसको मुख्यतः मैंने आपको फंडामेंटल एग्रीकल्चर में बता दिया है। एग्रोनॉमी इस विज्ञान के अंतर्गत, मतलब ये विज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत मृदा कार्यकी और फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। दूसरी जो एग्रीकल्चर के अंदर दूसरी जो शाखा जो आती है उस शाखा का नाम है उद्यान विज्ञान। इसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत 3 शाखाएं हो जाती हैं जिनको सब ब्रांच में बोल सकते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत फल फूल और सब्जी का अध्ययन किया जाता है, उसे उद्यान विज्ञान कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे अगर लिख रहे हो तो विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत फल फूल सब्जी आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे उद्यान विज्ञान कहा जाता है। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 शाखाएं जो आती हैं वो है, प्रथम जो शाखा है वो है पोमोलॉजी। सेकंड जो शाखा है वो है ओलेरीकल्चर और तृतीय जो शाखा है वो है फ्लोरीकल्चर। देखिए इसको, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरीकल्चर के अंदर सब्जियों का अध्ययन करते हैं, और फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन करते हैं। देखिए आपको एक बार फिर समझ देता हूं। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 सब ब्रांच होती है, जो शाखाएं होती हैं। जो प्रथम शाखा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं, जबकि फ्लोरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन करते हैं, फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं। और एक बेसिक जो टर्म्स में आपको बता देता हूं, जो जिस भी शब्द के पीछे अगर कल्चर लगा हो, जिस भी शब्द के पीछे अगर कल्चर लगा हो तो
जिस भी शब्द के पीछे अगर लोजी लगा हो तो वो शब्द ग्रीक भाषा का हो, ग्रीक भाषा का शब्द। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, ठीक है, जैसे पोमोलॉजी। लेकिन इसमें जो पोमोलॉजी जो फल विज्ञान है, जो वर्ड है, ये दोनों लैंग्वेज में, इसमें लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा के वर्ड में सम्मिलित है। जैसे एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो वर्ड है इसके कीट विज्ञान का है। तो जिस भी शब्द के पीछे अगर लोजी लगा आ जाए तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। साथ ही जिस भी शब्द के पीछे अगर कल्चर लगा आ जाए तो उसे लैटिन भाषा का शब्द कहते हैं। और जिस शब्द के पीछे अगर जीनेसिस लगा आ जाए तो उसका मतलब होता है निर्माण करना। इसी इसका मतलब होता है निर्माण करना। इसी के साथ जो अगली शाखा अपनी होगी वो होगी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पशु के दुग्ध प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पशुपालन हम कहते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट जैसे मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर इसको बोलेंगे, यानी विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। जैसे लाभ कल्चर, लाभ कल्चर में क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत जो लाभ होती है, जो मुख्य रूप से पौधों पर पाई जाती है, जैसे कि मुख्यतः जो अपन सामान्य महिलाएं जो श्रृंगार के लिए जो चूड़ी वगैरह जो पहनती है वो लाभ कल्चर ही कहलाता है। तो इस लाभ कल्चर के अंदर क्या होता है कि मुख्यतः लाभ कल्चर जो है राजस्थान के झारखंड राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है और उसमें भी जो रांची जो जिला है उस रांची जिले में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो शाखा होगी वो होगी सेरीकल्चर, रेशम की जिसको बोलते हैं हम रेशम पालन। सेरीकल्चर इसमें क्या होता है कि मुख्यतः इसमें शहतूत के पौधे पाले जाते हैं। रेशम कल्चर का क्या होता है? शहतूत के जो छोटे कीट होते हैं वो पाले जाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि मुख्य रूप से इसके अंदर जो धागे नुमा जो संरचना होती है, कपड़े जो आदि जो बनाए जाते हैं उसका इसमें मुख्य उपयोग होता है। तो उसी को हम कहते हैं विज्ञान की वैसा शाखा के अंतर्गत रेशम का अध्ययन किया जाता है वो रेशम विज्ञान या रेशम कीटों का अध्ययन जो किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा